मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। बेसिकली मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ और अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज का। क्योंकि हम लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कोचिंग का उतना जो दिल्ली वगैरह का है फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे उतना उससे ज़्यादा ही फ्री में मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। ये मेरा नाम निखिल भारती है। मैं डुमरा सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आने का रीज़न भी ये था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली वगैरह अफोर्ड कर सकूँ, और यहाँ पे भी आने के बाद भी बहुत सारे कोचिंग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं मेंस के लिए, पीटी के लिए भी। तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं ऐसे ही गंगा घाट बगल में ही है तो ऐसे ही टहलने सुबह सुबह जाया करता था। तो एक दिन देखा सर क्लासेस ले रहे थे और क्लासेज मेनली मेंस के लिए ले रहे थे, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि वो ऊपर से फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। आनंद और निखिल जैसे न जाने कितने स्टूडेंट्स अपने गांव, अपने परिवारों से दूर शहरों में आते हैं, मेहनत करते हैं ताकि किसी ऐसे कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाएं जो उन्हें उनकी गरीबी और मुश्किल हालातों से बाहर निकाल दे। इन बच्चों के पास महंगी कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं, ना कोई सुविधाएं होती हैं। ऐसे में पटना के गंगा घाट पर पढ़ रहे बहुत से एकलव्यों को एक द्रोणाचार्य मिला है, अरुण कुमार, जो खुद एक सिविल सर्वेंट थे लेकिन रिटायरमेंट लेकर ऐसे बच्चों को कॉम्पिटिशन्स की मुफ्त में तैयारी कराते हैं जो छोटे छोटे गांव कस्बों में पले बढ़े हैं, लेकिन जिनकी आंखों में बड़े सपने पलते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। थैंक यू मैम। हालांकि हम आपके शहर पटना में आए हैं, लेकिन शो में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। अरुण जी, सबसे पहले तो जब मैंने आपके बारे में जाना तो मेरे मन में यही सवाल आया कि एक सिविल सर्वेंट है, बढ़िया अपनी नौकरी चल रही है प्रशासनिक अधिकारी की, तो क्यों अपनी नौकरी छोड़कर ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? मैम, ये जो भावना है मेरी, इसके पीछे एक्चुअली मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि मैं बिहार के एक अति पिछड़ा जगह है सीतामढ़ी, वहाँ एक हिमाहिनी पंचायत है, और हिमाहिनी पंचायत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ पंचायत था जहाँ 3 तरफ से नदियाँ बहती हैं और उसके बीच में मेरा एक गांव था नरकटिया। और मेरे पिताजी पटना यूनिवर्सिटी यहीं से पढ़े थे और ग्रेजुएट थे, और नौकरी करके और करीब 12-13 साल नौकरी करने के बाद उस गांव में खेती करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लेके गांव को सुधारने के लिए आ गए थे। अच्छा। तो जज्बा परिवार में थोड़ा था, और पिताजी थे जो कि मुझे पढ़ाते थे, और कोई नदी तैर के मैं पढ़ने नहीं जा सकता था तो पिताजी ही पढ़ाते थे। बाप मेरे पिताजी जो है वो बीबीसी सुनाते थे मुझे, और बीबीसी सुना के मुझे देश विदेश का पता लगता रहता था। और गांव में स्कूल भी नहीं था? गांव में कोई स्कूल नहीं था। कुछ मास्टर जी लोग आते थे जो वहाँ पर उस इलाके के, तो पिताजी उनको अपने घर पे रख लेते थे कि आप यहाँ रहिए, एक साइकिल हम दे देंगे और आप स्कूल जाइएगा, और शाम को मेरे बेटों को भी एक आध्यात्मिक और क्या कहते शिक्षा का माहौल बन जाएगा। तो अध्यात्म और शिक्षा का माहौल बना रहता था। तो पिताजी सुनाते थे बीबीसी, और मुझे चेचेनिया, हर्जेगोविना, बोस्निया, ये सब बचपन से समझ में आने लगा था कि देश विदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, कहाँ का क्या भू राजनीति है, और इस तरीके से उन पढ़ाई होती थी मेरी। बाद में मैट्रिक का टाइम में थोड़ा स्कूल में एडमिशन हुआ, गया वहाँ रहा, 9th 10th प्रॉपर किया, और जब मैं वहाँ से निकला, जब यूपीएससी के एग्ज़ाम निकाला तो मेरे इलाके में बड़ी खुशी के माहौल था कि इस जगह से एक लड़का निकाला है, पहला निकाला था। बड़े लंबे से क्षेत्र, मतलब करीब 40-50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक आदमी निकला था। और कुछ और गार्जियन पिताजी से मिलने लगे कि मेरे बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, क्या वो निकल सकते। मैं उनका हौसला अफजाई करने लगा, और बाद में वो निकाले, थोड़ा बहुत मैंने गाइड किया। निकालना तो बच्चे अपनी फितरत और अपने से ही निकलते हैं। तो मुझे इतनी खुशी का एहसास हुआ, लगा कि मेरे अपनी खुशी से ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि यहाँ। फिर मेरे परिवार का एक लड़का था, वो निकाला जब, वो अभी है यहाँ पर गोपालगंज का डीएम है, नवल। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं सोचा कि 20 साल नौकरी हो जाए, मैं छोड़ के अब मैं इस काम में जुड़ जाऊँगा। तब से आपके दिमाग में था? जी। और मैं जब दिल्ली में डायरेक्टर था और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग में, तो एशियन गेम विलेज में हमारा मकान होता था और हम बच्चे वहीं थे, वाइफ थी।
हम लोग घर में बात करते थे, गांव की स्थिति के बारे में बात करते थे। वाइफ संजोग से गांव गई थी और देखी कि जैसे स्थिति में गांव छूटा था वैसा ही गांव रह गया था। उसने मुखिया बनने का सोचा। अच्छा। और वो गांव में जिसको बोलते हैं। जी सरपंच, वो 3 साल से वहाँ पर अपना काम करती रही। 3 साल के बाद 2016 में संजोग ऐसा हुआ कि मुखिया का चुनाव आया और वो रिकॉर्ड मार्जिन से मुखिया बन गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे परिवार के द्वारा उस क्षेत्र में कुछ काम होगा, और संजोग से मेरा भी 20 साल पूरा हो रहा था। तो हमने सोचा कि मैं भी क्यों ना साथ में जुड़ जाऊं और मैं उस क्षेत्र में कुछ काम करूं। तो वहाँ पर मैं कुछ काम मैं शुरू कर रहा था, और बाद में मैंने एक एकेडमिक्स का मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन कर लिया था यूपीएससी का। पूरा ऑडियो वीडियो क्लासेज मैंने करीब 1200-1300 रिकॉर्ड कर दिए थे, और बच्चों का मैं मेंटरिंग कर रहा था, तो उसके भी कुछ रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। फिर ये आप सर्विस में रहते हुए कर रहे थे? जी, कुछ सर्विस में रहते हुए। हाँ। फिर 2018 में मैंने वीआरएस ले लिया। तो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम ही चला दिया कि कुछ बच्चे मेरे इलाके के रहेंगे, कुछ और बच्चे मिलके एक जगह रहेंगे और बैठ के गुरुकुल की तरह पढ़ाई करेंगे। अच्छा। और उसके भी रिजल्ट अच्छे आने लगे क्योंकि कोरोना आ गया। तो कोरोना के टाइम में थोड़ी व्यवस्था अलग तरह की हो गई, लेकिन इसी बीच में एक प्रतिबद्धता थी कि बच्चों को पढ़ाना है, जागरूक करना है। वाइफ ने एक यहाँ पर फोटोग्राफ देखा कहीं कि गंगा के किनारे बैठ के बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। काफ़ी वायरल हुआ था वो, काफ़ी वायरल हुआ था। तो मैडम ने, मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, ये जो है आप क्यों नहीं गंगा किनारे जाके कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हो। अच्छा। बस यहाँ से गंगा के किनारे का सफ़र जो है मैम शुरू हो गया। क्या बात है। तो अब आप हर दिन यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को? ये बच्चे कहाँ से आते हैं, कौन है ये? अगर आप ऋचा जी ये देखेंगे कि ये क्षेत्र जहाँ पर कि हम लोग हैं, यहाँ पर गंगा के उस किनारे बगल में एक भिखना पहाड़ी है। बड़ा ऐतिहासिक जगह है पटना। ये भिखना पहाड़ी भिक्षु की पहाड़ी, गुप्ता पीरियड में या मौर्य पीरियड में बौद्ध भिक्षुओं का विहार होता था, और विहार का स्तूपा बना हुआ था, तो इसलिए भिखना पहाड़ी। रमना रोड, वहाँ भिक्षु रमन करते थे। इस पूरे एरिया में 4 लाख से 5 लाख बच्चे हैं जो अपने कैरियर के लिए यहाँ पर हैं, ग्रुप डी के लिए। दूर दूर कहीं गांव से दूर दूर के गांव से आ रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, घर से थोड़े बहुत पैसे आते हैं। ये बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे थे, और मैं यहाँ देखा तो मैं समझा कि नहीं, इनके लिए तो करना ही होगा। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ, और अब मैं डेली आता हूँ। ये बच्चे वही हैं। अब ये बच्चे के अंदर में यूपीएससी बीपीएससी की ज़्यादा भावनाएँ नहीं रहती थी। यूपीएससी बीपीएससी करने वाले बिहार से बाहर दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन वहाँ महंगी महंगी कोचिंग है बहुत। जी ऋचा जी, मैंने फिर ये सोचा कि मैं तो सिविल सर्वेंट रहा हूँ, प्रशासनिक पदों में रहा हूँ, वो भी मैंने सीबीसी में मैंने सोशल सेक्टर जो है उसका विजिलेंस देखा है। मैं देखा कि बिहार का एक गरीब राज्य का इकोनॉमी पूरा दिल्ली जा रहा है कोचिंग में पढ़ाने के लिए। एक महीने में 300-400 करोड़ रुपया जा रहा है। अगर कि मैं यहाँ गंगा किनारे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दूँ तो हो सकता है कि एक माहौल बने, लोग वापस लौटे, और यहाँ पर रह के वो तैयारी संभव है। क्या बात। और भगवान का आशीर्वाद है कि आज जो है सो वहाँ से रिजल्ट निकल रहा है। और मैं प्रतिदिन आ जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। अच्छा। सुबह में। हाँ। 5 बजे तक मैं अपना पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ। फिर मैं मैसेज डालता हूँ कि बच्चों मैं यहाँ पर गंगा घाट पे, गांधी घाट पे मैं यहाँ मिलूँगा, और आज का टॉपिक ये है पढ़ने का, और आप लोग पेन कॉपी लेके आएँ। अच्छा। और मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, वो आते हैं और आते हैं पेन कॉपी लेकर, जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाता हूँ। आज तो मैं देख रही थी काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन ये मतलब नंबर चेंज होता रहता है, कभी कम ज़्यादा, या मतलब फिक्स हैं आपके स्टूडेंट्स? ऋचा जी, ऐसा होता है कि इन बच्चों के अंदर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं। ये ग्रुप डी के लिए या कांस्टेबल के लिए इस तरीके के ज़्यादातर बच्चे उसके लिए तैयार रहते हैं। ये कभी कभी वहाँ आते हैं, 4 दिन 5 दिन रहते हैं, फिर कोई उनको बता देता है कि कहाँ तुम अधिकारी आईएएस बनने की बात सोच रहे हो, क्यों तुम टीसीएस निकालने की बात सोच रहे हो, फिर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। और जब उनको बोलते हैं लिखना है तो बोलते हैं कि अब मेहनत करेंगे, 6 महीना नहीं होगा, अभी तुरंत एक एग्ज़ाम आया हुआ सामने में, क्यों नहीं एग्ज़ाम निकाल लिया जाए, कांस्टेबल की नौकरी है, घर को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो इस कारण ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हाँ, मैं इतना बताता हूँ कि 35 बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया, उनमें से जब 400-500 बच्चों में से जो बच्चे जो हैं थे कि हम करेंगे, और वो 35 बच्चे में से कुछ मेधावी भी थे, अच्छे भी थे, लेकिन मेहनती थे। मेहनती होना ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी निकालने के लिए, मेधावी होना ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, निरंतरता और प्रतिदिन,
यही आपको एग्ज़ाम निकालता है। जब वो बच्चे समझ गए और मैं उनको लिखवाते रहा, और उसमें से 35 बच्चों में से इस बार PCS में रिज़ल्ट निकालना बहुत मुश्किल था। 35 रिज़ल्ट आपके बच्चे लिखे थे हमारे जो टेस्ट, 35 में 15 बच्चे आप जो क्लियर किया है। वही बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं घाट पर? जी, घाट के बच्चे हैं, वो क्लियर किया। अब उनके मुख्य परीक्षा है और BPSC का यहाँ काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी बच्चे अब और आने लगे हैं। आज जो आप भीड़ देख रही हैं, अब कुछ बच्चे सीरियस हो गए हैं क्योंकि 15 को देख के इनका थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर बच्चे निरंतर आएँ, निरंतरता को रखें, तो पूरा रिजल्ट हम यहाँ से दे पाएंगे। प्रत्येक दिन 2 घंटा के करीब में मैं घाट पे सुबह 6 से 8, 5:30 से 7:30 यहाँ रहता हूँ मैं, और उन बच्चों का कॉपी चेक करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उनका एग्ज़ाम लेता हूँ। कम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा मैं न्यूज़पेपर पर विचार करता हूँ, खासकर समाचार पर विचार करते हैं। अच्छा। और क्या होता है कि गांव के परिवेश से निकले बच्चे जो हैं, उनको बचपन में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है गांव में, और रोट मेथड ऑफ लर्निंग होता है, स्कूल उतना अच्छा नहीं होता है, और इस कारण उन गाँव के बच्चों के सामने जो है सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी तरह मैट्रिक पास कर जाते हैं तो फिर छोटी नौकरी की ओर आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि अगर वो ग्रेजुएशन में ही मेरे पास आ जाएं और 3 साल में गंगा घाट पे उनको साथ बैठ लूं, तो वो बच्चों के पीछे का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो रिक्तता है, उसको मैं पूरा कर लूँगा। और वो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, वो बिल्कुल कंपटीशन में फिर से आएंगे, वो IAS बन सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये जानता हूँ कि वो गाँव के वो बच्चे अगर IAS न बन पाएँ तो IAS से बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत कायल हूँ कि जो लोग IAS के लेवल का अपना अचीव कर लेते हैं और वैल्यू उनके अंदर में अगर ज़्यादा है, तो वो सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो या सुरेंद्रनाथ बनर्जी बन सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है कि अगर ना IAS बनेंगे तो ज़रूर वो कुछ न कुछ मुकाम हासिल करके देश को गति देंगे। तो ये एक लड़ाई है, एक जिद है। और एक मुझे लग रहा है कि आप बार बार जो बात कह रहे हैं, आपकी कोशिश रहती है कि सिर्फ छोटे एग्ज़ाम में ही ये बच्चे संतुष्ट ना हो जाए। अगर इनमें काबिलियत है और थोड़ी मेहनत कर सकते हैं तो ये सीधे UPSC के लिए ही ट्राई करें, IAS बनने की कोशिश करें। जी, परिस्थितियाँ हो जाती हैं। जैसे एक लड़की है, आती है, बहुत अच्छी है पढ़ने में, घर का प्रेशर है उसके ऊपर कि जल्दी से आ जाओ वापस घर पे, शादी करनी है। और वो लड़की क्या सोचती है, बोलते कि हम वो कह नहीं सकती घर में कि मैं PCS की तैयारी और IAS की तैयारी सोच रही हूँ। उसका कहना उसका गुनाह हो जाएगा उसके घर में। तो वो कांस्टेबल के लिए बोलती है कि मैं कांस्टेबल का बस से परीक्षा दे के आ रही हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि चलो तुम कांस्टेबल भी निकाल लो, ताकि तुम्हारी शादी थोड़ी रुक जाएगी और फिर एक स्थिरता आएगी, फिर हम लोग PCS और IAS की ओर मुड़ जाएंगे, तुम निकाल सकती हो। और लड़की आती है 4 बजे सुबह उठ के और 6 बजे मेरे सामने बैठी रहती है। एक लड़की है, उसके हाथ की उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हैं, तो उंगली से ऐसे फंसा के लिखती है। उसको किसी ने बोल दिया तुम ज़िंदगी में नहीं कर सकती हो। अब मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की अगर 1.5 साल रुक जाए यहाँ पर, तो इस बार के IAS का हम नहीं कहते प्रॉपर कुछ रैंक मिलेगा, लेकिन वो निकाल लेगी। होशियार है, ये होशियार है और मेहनती भी है। तो निर्धनता उसके आरे नहीं आएगी, चूँकि मैं हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हौसला अफजाई करने। कभी कभी गार्जियन से काउंसलिंग करना पड़ता है, तो उनके गार्जियन को मुझे बातें करनी पड़ती है, गार्जियन को समझाना पड़ता है। खासकर लड़कियों के लिए मुझे लड़कियों के लिए खासकर करना होता है, कुछ लड़कों के लिए भी होता है। लड़के के पिताजी का फ़ोन आता है, सर आप तो बोल रहे हैं कि PCS की तैयारी करवा रहे हैं, कुछ भी निकल जाता, मास्टर ही हो जाता तो हमारा कुछ स्थिति अच्छा हो जाता। घरों की मजबूरियाँ हम लोग शायद यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते। जी 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 ऋचा जी, ये जो गरीबी जो है ना, वो गरीबी से बड़ा जो है अभी पाप जो है, वायलेंस जो है, हिंसा जो कुछ नहीं हो सकता है। ये लड़ाई गरीबी का है। एक गरीब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही एक रास्ता है जहाँ से आगे बढ़ पाएगा। जब मैं ऐसा कुछ सुनती हूँ, मुझे एक बच्चा याद आ जाता है। बहुत साल पहले मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें ऑडियंस में बैठे एक बच्चे ने कहा था, वो भी पटना की स्टोरी, सुपर 30 आनंद का एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, दिल्ली में हम शूट कर रहे थे नोएडा में, बोला मैम गरीबी क्या होती है ना, ये आप इस AC स्टूडियो में बैठकर समझ नहीं पाएंगी। और उसका इतना कहना था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। और आज कितने साल हो गए उस एपिसोड को शूट किए, लेकिन मुझे आज भी जब जैसे आपने ये बात कही ना, वो मुझे बच्चा याद आया। लेकिन अब वो इंजीनियर बन के कहीं अच्छा विदेश में, अमेरिका में कहीं है। तो वाकई मुझे हर बार वो बच्चा याद आता है और मैं सोचती हूँ कि सही बात है, गरीबी क्या होती है ये हम लोग जो शहरों में रहते हैं या सब सुविधाओं के साथ रहते हैं, हम नहीं शायद समझ सकते। आप तो हर दिन ऐसे बच्चों से मिलते होंगे अरुण जी, जिनको देखकर कई बार आपकी रूह भी कांप जाती होगी कि इतनी गरीबी, ऐसे संघर्ष। एक बच्चा है जो गंगा घाट पे प्रत्येक दिन आता था, मोनू नाम है उसका, उम्र 18 साल। एक कैमूर के एक किसी गांव से आया है,
दलित या एससी कैटेगरी का। वो प्रत्येक दिन गंगा घाट आ जाता था, तो बहुत छोटा सा था, मैं सोचा कि शायद ग्रेजुएट हो गया होगा। मैं उससे एक दिन बातचीत किया तो बोले नहीं, मैं इंटरमीडिएट में हूँ, ग्रेजुएशन करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ठीक भी लगा। जब मैं देखा कि डेली आ रहा है, लिखता था वो, तो एक दिन मैं उसको डांट रहा था कि तुम क्यों नहीं इसको ऐसे लिखते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ने आता था आपके? पढ़ने आता था गंगा घाट पे डेली मैं उसको कॉपी तो देख लेता था और वो कोशिश करता था। तो वो बताया कि सर दिक्कत ये है कि मुझे थोड़ा काम करना पड़ता है पटना में, घर वाले बोलते हैं कि कुछ काम करो। तो मैं काम कर रहा हूँ, 3000 का महीना पर कोई काम मैं ढूंढा हूँ, मैं वो काम करूँगा और मैं उस कारण से थोड़ा परेशान हूँ, काम ढूंढ रहा था। तो मैं उसकी कहानी समझने की कोशिश किया। मैं बोला मोनू तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। और मैं मोनू का कुछ सामान था ही नहीं उसके पास, और मेरे पास साथ वो आ गया और वो मेरे साथ रहता है। अभी यहाँ आके वो पढ़ता है, अभी पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया है। और अगर वो बच्चा निकल गया तो समझिए अरुण कुमार का एक दूसरा जन्म हो गया। क्या बात जी बिल्कुल, क्योंकि वो निकलेगा, मुझे लग रहा है कि उस बच्चे में वो है कि वो कोशिश कर रहा है, वो अपना मेहनत कर रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं, अभी नहीं करता, मेरे साथ रहता है। अरे वाह। और वो बच्चा, ये चीज़ है कि उसने बचपन में उसकी पढ़ाई ढंग की नहीं हुई, उसके पढ़ाई के बीच में इतनी रिक्तता है कि हाँ ये बात है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करते हुए मैं उस रिक्तता को पूरा कर दूंगा और वो कंपटीशन में वहीं खड़ा हो जाएगा जहाँ की एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी IAS की तैयारी करने में खड़ा होता है और इसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर वो बच्चा IAS बन गया तो एक बड़ा भारी आपको मिलेगा, और नहीं भी किया तो एक आदर्श वो स्थापित करेगा सोसाइटी में, क्योंकि उसने जो त्याग देखा है, जो गरीबी देखी है और किसी के द्वारा उसको जो मिला है तो वो उसको रिटर्न सोसाइटी को करेगा। दिक्कत ये भी होती है, गरीबों को सोसाइटी के द्वारा वो नहीं मिला होता है कि वो रिटर्न क्या करेगा, ये भी एक समस्या है। तो गरीबों के लेकिन आप जैसा गुरु अगर मिल गया तो सब कुछ मिल गया ना, अगर उसको। ऐसे बहुतों की ज़रूरत है। मैं तो अकेला अपना दिया जला रहा हूँ और मेरा इसमें मुझे अपना स्वार्थ है, मुझे अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लग रहा है और इसलिए मैं कर रहा हूँ। और हाँ, इससे समाज को अच्छा हो रहा है तो समय बताएगा कि कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, ये भी एक बात। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ अरुण जी, आपका कॉन्फिडेंस। कई बार टीचर्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब आप ये कह रहे हैं 1.5 साल ये बच्चा मेरे पास रुक गया तो ये UPSC क्लियर कर लेगा या कर लेगी। ये कॉन्फिडेंस आपके पास कहाँ से आता है? क्योंकि बहुत टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं, महंगी महंगी कोचिंग हो रही है, इतना आत्मविश्वास कहाँ से? देखिए, मैं तो पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है, मुझे क्वेश्चन दिखते रहते हैं, मुझे पता रहता है कि ये 100 क्वेश्चन इस डोमेन से आ रहे हैं। अब मुझे ये भी पता रहता है, लगता है कि IAS के PT में 70 क्वेश्चन मेरा बच्चा कर ही लेगा, करेगा तो उसका सिलेक्शन PT में हो जाएगा। मुझे क्वेश्चंस बड़े आइडिया होते रहते हैं। गंगा घाट में भी लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं 14 दिन पढ़ाया हूँ, 12 क्वेश्चन आपके आ गए। सर आपने इतना पढ़ाया, सभी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो कुछ या तो भगवान का है। पढ़ा था, किस एग्जाम में हुआ था ये UPSC में ऐसा हुआ था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का PT एग्जाम में। अच्छा। उस समय मैं 12-13 दिन ही पढ़ा पाया था और 16 क्वेश्चन आ गए थे। अभी BPSC में लगभग सभी क्वेश्चन आ रहे हैं अपने गंगा घाट के, तो और मेंस में तो बिल्कुल आएंगे। एक लॉजिकल बात यह है कि मैं न्यूज़पेपर के साथ जोड़ता हूँ। अब मैं समाचार पत्र पर जब विचार करने लगता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ के गुरु के बारे में पूछा जा सकता है, या वहाँ क्या पढ़ाई जाती थी उसके बारे में पूछा जाएगा, या कुमार गुप्त और पाल के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं 4 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा। तो एक क्वेश्चन वहाँ से नालंदा से बिहार में आना है तो एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, तो मैं डोमेन स्पेसिफिक हो जाता हूँ। गरीबी से क्वेश्चन आना है तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अभी बड़ा न्यूज में चल रहा है, मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स वहाँ से जोड़ देंगे, गरीबी के विभिन्न आयाम से जोड़ देंगे। असमानता मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन UPSC में आने की उम्मीद है, तो मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ। अगर मैं जैसे गंगा घाट में यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि बिहार है तो डच, फ्रेंच, इंग्लिश, बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो क्वेश्चंस दिखते हैं मैम, अगर आप ऋचा जी कि अगर आप थोड़ा सा अंदर में घुसे तो स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो यहाँ तो गंगा घाट पे बैठने की जगह नहीं रहेगी। सबको अगर लगेगा अरुण सर के बताए हुए सवाल आते हैं पेपर में। दूसरी बात यह है कि टीचर यहाँ ना अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लिए हैं, और जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है वो जनरलिस्ट परीक्षा है। वहाँ एक टीचर को एक जनरलिस्ट की तरह सभी विषयों के साथ अपने को जोड़ना पड़ता है।
शिक्षक को ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि समाचार पत्रों से अपने विषय डोमेन को लगातार हर समय जोड़े रखना। इसीलिए मैंने एक शब्द बोला था, निरंतरता और प्रत्येक दिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। समाचार पत्र पर अगर आप विचार करें और इसको जोड़ेंगे तो पता लगेगा वही समाचार हिस्ट्री से जुड़ता है, वही समाचार पॉलिटी से जुड़ता है, वही समाचार अर्थव्यवस्था से जुड़ता है और वहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका सोल्यूशन दिखता है। क्या बात है। तो आपको अगर चारों से जोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि पढ़ा तो हम एक चीज़ रहे हैं लेकिन जुड़ेगा बहुत सारा चीज़। जैसे बिहार में बाढ़ आना ही है, तो बाढ़ आया तो बाढ़ और सूखा के संदर्भ में हम 1780 में जोड़ेंगे कि 1786 में यहाँ गोलघर क्यों बना था, क्योंकि सूखा था, अकाल था। और उस समय क्या था, तो भाई ब्रिटिश ने अपना दीवानी लिया, दीवानी के बाद लगान ले रहे थे और किसानों पर अत्याचार था और अकाल आ गया 1770 में और ये बन गया। तो ये हो गया आपका एक पक्ष जो कि इकोनॉमी बिहार का जोड़ रहा है। उसी इकोनॉमी से आज हम जोड़ेंगे कि क्या हमारे बिहार में कितने लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको राशन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। तब हम वहाँ बात करेंगे कि ये खाद्य सुरक्षा के बारे में हम बात कर लेंगे। फिर हम बात करें क्या पॉलिटी में कहाँ पर किस आर्टिकल में ये खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है। फिर हम बात करें क्यों नहीं हम फोर्टिफाइड राइस की बात करें जहाँ की बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो एक क्वेश्चन बन जाता है। होता क्या है कि जो हमारे जो शिक्षक होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, वो अपने ज़माने में निकाले हैं, वो न्यूज़पेपर के साथ चारों को जोड़ना एक शिक्षक बंद कर दिया क्योंकि उसको हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करना है। गंगा घाट तो फ्लो है गंगा का, बस बह रहा है, बहते बहते इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और एक डोमेन क्लियर रहेगा कि एक चैप्टर भी खत्म करना है और न्यूज़ के साथ सबको जोड़ के भी रखना है। तो अच्छा, दो ये पार्ट में क्लासेस का चलता नाम है। गंगा घाट ही हो गया अब, गंगा जी हाँ, अरुण सर की क्लास @गंगा घाट लोगों ने ही डाल दिया इसका क्या नाम। बात। अच्छा, एक लेकिन चीज़ देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, वो आपने मुझे बताया। लेकिन ना एक बड़ी हमारी क्या बोले, एक सोच होती है कि बच्चे को लगता है मैं किसी महंगी कोचिंग में जाऊं। भले मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे केसेस खुद मैंने कहानियां सुनी है कि पिता को खेत बेचने पड़े बच्चे को यूपीएससी की कोचिंग कराने के लिए। लेकिन एक वो सोच होती है कि वहाँ जाएंगे तो शायद निकल जाए। एक टीचर गंगा घाट पे फ्री में ऐसे ही पढ़ा रहा है, पता नहीं क्यों पढ़ा रहा है। बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास कब और कैसे जागा, या क्या आपके स्टूडेंट्स में वो आत्मविश्वास है कि अरुण सर पढ़ा रहे हैं तो हम सिलेक्ट हो ही जाएंगे? मैम एकाएक नहीं हो सकता है। वही, हाँ। जब रिजल्ट बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा। रिजल्ट जो है वो दिखाता है। दूसरी बात क्या है कि मेरे यहाँ जो रिजल्ट है उसका हम प्रचार नहीं कर पाते हैं। आपके जैसे लोग या आ जाते हैं समाज सेवी और जो कि जुड़े हुए हैं सच्चाई के अंदर में घुसने वाले, जो कहते हैं सच के अन्वेषी लोग होते हैं जो आप हैं, तो ये बातें कुछ सामने हम तो समाज के सच्चे नायकों को ढूंढते हैं। लेकिन अन्यथा क्या होता है कि एक रिजल्ट, इश्तिहार, एडवर्टीजमेंट, इसका एक बड़े ऐड होते हैं। कोई ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के अगर शाहरुख खान बोलेगा तो उसको वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे। तो ये ऐसा है। तो बात ये है कि हमें रिजल्ट दिखाना पड़ेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हम मेहनत इंशाअल्लाह बहुत करेंगे ताकि हम रिजल्ट दिखाएंगे तो सच्चाई दिखेगी लोगों को, तब आएंगे लोग। अच्छा, एक और चीज़, आप अकेले वन मैन आर्मी की तरह चले जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि स्पेशलाइज्ड टीचर की एक हिस्ट्री के लिए मैं रख लूँ या किसी को बोलूँ कि कोई और आके वॉलंटियर करे, ऐसा कोशिश आपने नहीं की? मेरे बच्चे हैं ना, एक ख़ानदान बन जाएगा। इनमें से 4 बच्चे आएंगे, वो मेरे मेथडोलॉजी को समझ जाएंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा असिस्ट करेंगे। थोड़ा दिन तो मुझे एकला चलोरे करना पड़ेगा। हाँ, इनके बीच में भी मेरे कुछ बच्चे आ गए हैं। एक लड़की है स्वर्णिमा, मैं देख रहा हूँ कि डेवलप हो रही है। एक लड़का है अखिलेश, एक अनुज, मैं नाम जानता हूँ। और वो एक गंगा घाट जो एक परिपाटी बनेगी और एक गुरु परंपरा में शायद चल जाए, तो ये बड़ा अच्छा। इन स्टूडेंट्स का नाम आपने क्यों लिया? ये आपकी स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ गए हैं और मेरे साथ में है और उन्होंने सक्सेस का एक मिसाल दिया भी है, अभी वो निकाले भी हैं। लेकिन अब वो सिलेक्ट हो गए, अपनी अपनी नौकरियों में चले जाएंगे। नहीं, गंगा घाट के बच्चे में वो आदर्शवाद रहेगा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे भी रहेगा ताउम्र हमारे साथ रहेंगे वो, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है, जब कुछ लोग इस तरह से मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं वो महंगी महंगी कोचिंग वालों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अब बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, इनके पास चला जाएगा, ये तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो वो विरोध सहना पड़ा है आपको? विरोध
थोड़ा हो सकता है, कुछ लोग बताते हैं इस बात को, और ऐसा पहले पटना में हुआ है। मैं थोड़ा सा रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जानना है कि अगर आत्माहुति न दिया जाए, त्याग न किया जाए, अपना बलिदान न किया जाए, तो व्यवस्था भी तो नहीं बदलेगी। और सच्चाई में एक ताकत होती है। और हम यहाँ पर पढ़ाते गांधी हैं, तो वहाँ पर हम सत्याग्रही का लक्षण पढ़ाते हैं। तो सत्याग्रह में सबसे बड़ा है आत्मोत्सर्ग। आप अपने आप को कुर्बान कर दोगे तभी एक स्वर आ जाएगा। आपको किसी तरह से परेशान करने की कोशिश कभी नहीं हुई? थोड़ा बहुत होता है, लेकिन किस तरह से? बिहार के लोग अच्छे हैं, अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है। थोड़ा बहुत जब होता है तो वो टेक केयर हो जाता है। जैसे हम जिसको कोचिंग माफिया कहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कभी कोई दिक्कत खड़ी की गई? अभी मेरे पास उतने रिजल्ट नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। अभी 15 रिजल्ट है और यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, और आगे शायद उम्मीद कर सकते हैं कि होगी तो व्यवस्था देखी जाएगी। अच्छा, किसी भी चीज़ को हम कई बार अरुण जी फ्री में स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ज़रूरतें होती हैं, स्टेशनरी है या कुछ भी चीज़ है, अगर या रोज़ का खर्चा चलाना है। आपका खर्चा कैसे चलता है और आपका अपना पर्सनल खर्चा कैसे चलेगा अगर आप फ्री में पढ़ाएंगे? और देखिए, मेरा एक अपना पेंशन आ जाता है, वो भी, उसकी भी राशि अच्छी है, आदतें भी ठीक हैं कम खर्च में काम चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनको पेन और कॉपी ही तो चाहिए, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और एक मोबाइल की समस्या उनके साथ कभी कभी आता है कि कोई मोबाइल उनके पास हो जिसमें कि मैं टेलीग्राम में मैसेज दूँ और देख लें, तो उन समस्या से तो थोड़ा बहुत जूझते हैं। कभी कोई लोग कुछ जब गिफ्ट करते हैं तो मैं उनको रिटर्न बच्चों में कर देता हूँ। तो कुछ लोगों ने किताबें दी पहले, तो किताबों को मैंने दे दिया, कुछ लोगों ने पैसे भेजे, तो उन पैसों से मैंने कुछ बच्चों को कुछ ज़रूरत के सामान उनको मैंने उपलब्ध करा दिए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा पेंशन आ जाता है, उससे मेरा काम चल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए जी। गंगा घाट में एक माइक लेके ही तो पढ़ना, माइक का बैटरी लगता है बस। कभी कभी मौसम दिक्कत करता है, क्योंकि मैं भी सड़क पर बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी तेज़ गर्मी हो गई, कभी बारिश हो गई, फिर उस दिन क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बच्चों को निरंतरता की बात करता हूँ। बारिश हो जाती है तो स्वाभाविक है थोड़ा शेड हम खोज के कहीं बैठते हैं, तो ये तो हो जाता है। लेकिन ठंड और जो गर्मी की बात है, मैं उनको बोलता हूँ इसके साथ तुम्हें अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। बगल में शोर हो रहा है, उसके बीच में तुम्हें मेरी आवाज़ को खोज के सुन लेना पड़ेगा। वाह। क्योंकि क्या होगा, तुम एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो बगल में वो टीचर जो तुम्हारी इन्विजिलेशन कर रहे हैं वो भी अपना सोशल मीडिया चला रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो फोकस रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने कॉपी पे फोकस रखना पड़ेगा, और ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग वहाँ पर काम देगा बेटा। तो ये बच्चे इस बात को समझते हैं। और एक लड़का है मयूरेश, एग्ज़ाम दे के आया तो बोला सर मेरे सेंटर पर तो इतना हल्ला हो रहा था, लेकिन मेरे परीक्षा में कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि गंगा घाट का कुछ ट्रेनिंग काम किया था। कुछ और ऐसे बच्चे हैं जिनकी गरीबी या संघर्ष की कहानी आज आप यहाँ हमारे साथ शेयर करना चाहें? गंगा घाट पर बैठने वाले हर बच्चे के पीछे कहानी है। यहाँ वो बच्चे नहीं हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते थे। आज कुछ बच्चे भले ही आ रहे हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। हमारे पास दिल्ली का कोचिंग किया हुआ, 2 साल कोचिंग किया हुआ बच्चा गंगा घाट पे बैठ रहा है। जी हाँ, ऐसे बच्चों की संख्या ऋचा जी काफ़ी है। अभी कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं। महंगे महंगे कोचिंग में पैसा देने के बाद सुबह में गंगा घाट आ रहे हैं। तो वो बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ के बैठ रहे हैं। उनके अलावा जितने बच्चे मजबूरी में बैठे थे उन सबकी कहानी है। और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो छोड़ के गए हैं मुझे, उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। जैसे कि उनको कांस्टेबल की परीक्षा देनी है, उनको गांव वापस जाना पड़ा, धान रोपनी में वापस नहीं लौटे हैं। उनको धान रोपने जाना पड़ा था जुलाई महीना में, आज तक नहीं लौटे हैं। कुछ बच्चा दुर्गा पूजा गया कि मैं राशन घर से लेके आऊँगा, शायद पता नहीं उसका राशन लेके अब तक क्यों नहीं पहुँचा है वो। तो ऐसे बच्चे भी हैं। आप कोशिश करते हैं संपर्क करने की? हम कोशिश करते हैं। उन्हीं बच्चों के बीच में से किसी बच्चों को उसकी समस्या पूछो तो बताता है कि उसके साथ ये समस्या कुछ हो गई है। यहाँ पटना में रहते हैं बच्चे, थोड़ा खा पी लेते हैं, टाइफाइड बहुत हो जाता है इनको, तो टाइफाइड हो जाता है तो घर जाते फिर लौट के नहीं आ पाते हैं। ये समस्या तो यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। कभी ऐसा होता है अरुण जी कि आप एकदम मतलब टूट जाना तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत बहुत
किसी रात सो ना पाए हो किसी बच्चे की कहानी सुन कर के, इतना दुख मिला हो? देखिए, मुझे तो उनको देख के रिजॉल्व होता है। दया करना हमें कमज़ोरी लगती है। मुझे लगता है कि तुम बेटा अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम फाइट क्यों नहीं कर सकते हो? ये टाइफाइड क्या चीज़ है, तुम आ जाओ, यहाँ है PMCH में इलाज भी होगा, पढ़ोगे भी, तो क्या दिक्कत है, करो। इवन इफ़ यू डू, अगर करते हो और उसमें कुछ हो भी जाता है तो क्या होना है, करो। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता तो तुम्हारे सामने बचा नहीं है, विकल्प क्या बचा हुआ है, इसको भी तो सोचो। तो तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ोगे तो निकलोगे भी नहीं। तो उनको तो मजबूत करते हैं हम अगर दया में करके हम बहुत उदास हो जाएंगे तो फिर तो ये हिम्मत कहाँ से आएगी। उनके पीछे भी तो एक हिम्मत होनी चाहिए। और बच्चे हैं, मजबूरी के साथ भी वो लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत बच्चों की कहानी जानते हैं, मजबूरी है। पिता बोल रहे हैं कि तुम्हें पंजाब कमाने जाना होगा, घर से 20,000 रुपया तुमको देना है, बहन की शादी है। पंजाब मतलब मजदूरी करने जाना होगा खेतों में। वो बच्चा बोलता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं बोलता तुम ट्यूशन भी नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाओगे तो तुम 6 घंटा तुम ट्यूशन पढ़ाओगे तो पढ़ोगे तो कितना मुश्किल तो है। तुम्हें जो है बेटा नहीं ट्यूशन पढ़ाना है, तुम्हें गंगा घाट पे रहना है। 1 मील अ डे होता है, एक बार खा के आदमी रहता है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं 1 मील अ डे करता हूँ। अब मुझे तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। आप दिन में एक बार खाना खाते हैं? एक बार खाते हैं और मुझे फ़ायदा करता है। तो मैं बताता हूँ कि एक तो नोबेल प्राइज़ मिला यासुमी को, उसने बोला 1 मील अ डे ऑटोफैगी तुम्हारी बीमारी को ख़त्म करती है। तो तुम खाली डाइट प्लान थोड़ा कर लो, तुम मिलेट्स खाओ और थोड़ा सब्जी जो पुरानी जो यहाँ पर बिकने के बाद जो बच जाती है गंगा घाट के किनारे में, इसको ले जाओ, इसको उबाल के उसके साथ खाओ, थोड़ा दाल डाल लेना, बढ़िया है। 4 टाइम खा लो, इसको क्या दिक्कत है। पढ़ाई लेकिन करो, कॉपी तो चाहिए, पेन तो चाहिए, तो जूझना तो पड़ेगा। टफ टीचर हैं आप, जूझना ही ज़्यादा सिखाते हैं। ये जूझना पड़ेगा, उसमें कोई मरम्मत नहीं है। और कमज़ोर आदमी का इस लड़ाई में जगह नहीं। इस लड़ाई में कमज़ोर आदमी, इस युद्ध में उसकी जगह नहीं है। आप कमज़ोरी में टूट जाएंगे तो आप उसी के लायक थे, उसी गरीबी में, उसी नरक में रहने के लायक थे। और एक चीज़ और होती है अरुण जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है, जब एक बच्चा इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, परिवार के हालात, माता पिता का दबाव, बहन की शादी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार भी हो ना, तो मनोबल ज़्यादा टूटता है। और ऐसे बच्चे को आपको कई बार सिर्फ एकेडमिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी बहुत संभालना पड़ता है। तो क्या आप वो काउंसलर भी बनते हैं नियमित तौर पर कि? हाँ, 75% काम वो करना पड़ता है। जी हाँ, सही बात है। काउंसलर बनना पड़ता है और उनके बीचे में वो जज्बा डालना पड़ता है, उनके बीचे में मोटिवेशन लाना पड़ता है। और लेकिन साथ साथ चैप्टर का लोड भी देना पड़ता है कि आज ये चैप्टर करके तुम दिखाओगे, दैट विल शो कि तुमने मेरी बात को समझा है। खाली मेरी थोथा जो मोटिवेशन है वो कोई वैल्यू नहीं रखता है अगर तुम्हारा चैप्टर शाम को मेरे पास नहीं आता है तो ये करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप बोले ना कि आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहते हैं। मैं एक टेस्ट पेपर लेता हूँ तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, अब मैं खुद 3 घंटा लिखता हूँ। जब वो बच्चा बोलता है कि सर इतने फैक्ट कैसे लिख पाएंगे, मतलब कि मैंने लिखे हैं, देखो मैंने 4 पेज तो लिखे, अब तुम मेरा इवैल्यूएशन कर लो, तुम अपना करो। जब तुमने पूरी बात समझ ली है तो तुम भी ऐसा लिखने की कोशिश करो, तो रिजल्ट तुम्हारा होगा। तो ये ज़रूरी है एक मेंटर को, एक गुरु को ये गुण अपने में लाना। और मैं इसके लिए मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती, 12 घंटा 14 घंटा मुझे भी पढ़ना पड़ता है। मैं दरअसल इसी पर आने वाली थी अरुण जी, क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक डॉक्टर बन गए फिर आपको सारी वो 9, 10th, 11th, 12th की बायोलॉजी पूरी वैसे याद हो, बेसिक्स, या आप इंजीनियर बन गए तो बिल्कुल आप फिजिक्स मैथ्स बच्चे को भी बहुत अच्छी पढ़ा लें। आपने खुद तो चलिए यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन अब वो बेसिक्स में जाना और बच्चों को वो सब कुछ पढ़ाना वो भी आसान नहीं होता। खुद पढ़ना पड़ता होगा पहले, उतनी मेहनत खुद करनी पड़ती होगी दोबारा। मेरे बच्चे जानते हैं कि सर मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि मैं कितना मेहनत, क्योंकि मैं दिन भर उनको भेजते रहता हूँ टेलीग्राम में मैसेज लगातार। तो उनको पता रहता है कि शायद रात के 2 बजे मैसेज भेज रहे हैं, अब 6 बजे भेज रहे हैं, फिर 9 बजे भेज रहे हैं, मतलब कि वो लगातार चल रहा है उनका पढ़ाई। तो इस चीज़ को जानते हैं और वो मुझे करना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि नॉलेज डोमेन इतना इंटरेस्टिंग है कि एक सब्जेक्ट से दूसरा जब जुड़ते हुए आप पढ़ने लगते हैं तो अंदर में क्यूरियोसिटी बहुत आने लगती है।
अब कोई भी क्यूरियोसिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि फिर आप रुक नहीं पाते, फिर आप पढ़ने लगते हो, इधर देखने लगते हो, उधर देखने लगते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब न्यूज़ में मैं आपको भी देखता हूँ और आपकी कुछ बातों देखता हूँ, मैं फिर उस कैरेक्टर के पीछे चले जाता हूँ, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड जानूँ, कहाँ से आया, क्या है। तो इस तरीके से जुड़ते चला जाता है, तो अच्छा लगता है, एक पैशन हो जाता है, एक जुनून हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात लगती है मुझे। हालांकि भी समय कम हुआ है, लेकिन किसी एक बच्चे का ऐसा इंसिडेंट आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि मैं चाहे कितने साल भी पढ़ा लूँ, ये इंसिडेंट कभी भूल नहीं पाऊँगा? काफ़ी सारे मेरे ऐसे बच्चों की कहानियाँ बन रही हैं, बनेंगी, बनी हुई हैं, तो मुझे वो ज़्यादा बड़ा उद्वेलित करती है। और यही कारण है कि मैं गंगा घाट पे हूँ ऋचा जी, कि वो कहानियाँ जितनी बने समाज का उतना अच्छा होगा। और कभी बीते समय में ये ऐसा दिन नहीं आया या ऐसा लम्हा नहीं आया जब लगे कि नहीं हो रहा है, इसको बंद करते हैं, कोई मतलब नहीं इस काम का? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि अंत्येष्टि, मेरे पिताजी की भी अंत्येष्टि यहीं पर हुई है, बगल में बुलबी घाट है, विशाल में दिखता है, तो उसके बगल में मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो हो सके अंत्येष्टि तक मैं यहीं रहूँ तो यहीं पढ़ाऊँगा। मतलब काम बंद करने का कभी ख्याल? नहीं सोचा हूँ, कभी नहीं सोचा हूँ। कभी काम बंद करना भी तब पड़ेगा जब मुझे लगेगा कि मुझसे ज़्यादा अच्छे मेरे शिष्य वहाँ कर रहे हैं, तो मैं एक गुरु का आशीर्वाद देने के तौर पे मैं भी बगल में बैठा रहूँगा। तो मैं वही, मेरा थोड़ा सा एक आराम का फेज होगा, लेकिन मुझे लगता है एक परंपरा चलेगी गंगा घाट की। मुझे कहीं अंदर से पूरा भरोसा है कि गंगा घाट परंपरा बंद नहीं होने वाली है। बच्चे फिर आएंगे, अरुण कुमार नहीं कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा, कोई और आएगा, कोई न कोई इस परंपरा को चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो चलेगा। अब ये बताइए कि पहले तो निर्धन बच्चे पढ़ रहे थे, आप उनको पढ़ाने लगे, अब लेकिन अब आपका जब नाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब सब बच्चे आएंगे जो प्रिविलेज्ड फैमिलीज से हैं, वो भी आएंगे, जो हो सकता है दिन में कहीं और महंगी कोचिंग कर रहे हो वो भी सुबह आ जाएंगे। तो ऐसा मतलब क्या करेंगे आप? क्या उन बच्चों को रोकेंगे और आप कहेंगे नहीं मैं सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ा फ़ायदे की चीज़ है कि जैसे बच्चे मान लीजिए 500 भी आ जाए, ज़्यादा भी आ जाए, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं कोशिश करूँगा लाइव कर दूँ, ये भी हो सकता है। फिर ये भी कर सकता हूँ कि मैं जो यूट्यूब चैनल पे मैं उसको क्लासेज बना दूँ गंगा घाट को, फिर उससे उनको फ़ायदा हो, उनकी कॉपी आए, तो मैं कुछ व्यवस्था आगे सोचूंगा कि कुछ और उनकी कॉपी चेक करने के लिए कुछ मेरे इन बच्चों में से कुछ तैयार हो जाए जो बाकी बच्चों की कॉपी। मतलब आपकी ऐसी कोई सोच नहीं है कि मैं सिर्फ गरीबों को फ्री में पढ़ाऊंगा, अगर दूसरे बच्चे आते हैं तो उनसे मैं तो फीस ले लूँ या ना पढ़ाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है? उनसे क्यों, जब गंगा घाट है तो गंगा घाट है, गंगा नदी तो फ्री में बह रही है, गरीब भी नहा रहे हैं, धनी भी नहा रहे हैं, सेठ भी नहा रहे हैं, एक भिखमंगा भी नहा रहा है, सभी लोग नहा रहे हैं, तो गंगा है तो इसमें मैं क्यों फीस लूँगा? एक सवाल ही नहीं, कोई इसमें बात ही नहीं है। हाँ, उनको मदद करने के लिए उतनी ही मदद होगी जितनी मदद गरीबों के लिए होती है, क्योंकि वो भी अपनी स्थिति को किसी कारण से वहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा काम तो बहते रहना है और बस यही है। जब सिविल सर्विसेज में भी थे आप, अधिकारी भी थे, तो अंदर टीचर हमेशा था। आप उस ज़माने में बहुत साल पहले आपके बेटे ने बताया कि आप यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट ले लेते थे, उसका वीडियो बना देते थे, तो मतलब टीचर हमेशा से था कहीं अंदर? जी हाँ, मेरे अंदर में वो था कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है उससे लाभान्वित हो, और कैसे लाभान्वित अपने बच्चों के लिए भी वीडियो बनाते थे? अपने बच्चों के लिए भी मैं वीडियो बना देता था, और मैं सोचता था, तो मैं एक पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ तो रहा है। मेरे त्याग या करने के पीछे जो एक कॉन्फिडेंस है, वहाँ कहीं ना कहीं फैमिली का सहयोग है। सही बात है, फैमिली का सहयोग। अगर फैमिली रोक देगी नहीं, क्यों VRS लेना है? क्यों VRS लेना है? तो उन्होंने कभी नहीं रोका। भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसे परिवार दिया है कि जो कि मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा है। क्योंकि देखिए, एक सच बात ये भी है कि हमारे इंडिया में UPSC करने के बाद IAS अधिकारी या सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, कुछ भी कहिए आप, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर लोग वो करते हैं कि भाई ये लाइफस्टाइल होती है। उसको छोड़ देना किसी के लिए आसान नहीं होता। आप हमेशा यही सोचेंगे ना, भाई हमारी तो और तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, मैं और बड़ा अधिकारी बनूंगा। क्या होता है कि आप गुलाम हो जाते हैं, और गुलामी सिर्फ ये नहीं होती है, गुलामी आपका कंफर्ट का ज़्यादा बड़ा होता है। वही मैं कह रही हूँ, गुलामी सबसे बड़ा कंफर्ट का होता है। अगर गांधी 2 कपड़ों में ना आए होते और गांधी वही कठियावाड़ी मुरेठा और धोती कुर्ता और जैकेट पहन के जैसे शुरू में आए भारत में, और वही रहते, तो शायद वो गांधी ना बन पाते। तो मिनिमलिस्ट होने से बड़ा फ़ायदा होता है, तो ये तो है। जब अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ी, तो कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो उस समय
होता है कि अरे अब क्या अधिकारी भी नहीं रहा, और अब जब जगह जगह मैं देखती हूँ आपके इंटरव्यूज़, अब वापस से कहीं आर्टिकल्स छप रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो अब वही रिश्तेदार वापस आ गए कि हाँ सब ठीक है। ऐसा आपने वक्त के साथ लोगों को बदलते देखा क्या? अभी मेरे कुछ रिश्तेदार तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं, उनका फ़ोन आने बंद हो गए हैं। क्यों? अब मैं किस काम का हूँ, या छोड़ दिया है नौकरी। हाँ वही मुझे लगा। और कहते हैं नौकरी छोड़ दिया, अब क्या, अब तो गंगा घाट पे पढ़ा रहा है। ये भी बातें करने वाले लोग हमारे बीच में हैं। अरे वैसे ही है, पागल है वो, दिमाग नहीं है वो, इसका पता नहीं क्या कर रहा है, किसका बोलता है, गांधी उंधी बोलने लगता है वो, तो पागल है वो। तो मुझे पागल समझा जाता है। तो ये तो है, ये तो है, और ये ठीक है, ऐसे ही चलता है। लेकिन मेरी माँ है, वो मुझे सपोर्ट करती है और मुझे गाहे बगाहे बोलती है, पैसे मेरे पास कुछ हैं तो रख लो, थोड़ा बच्चों को दे देना, तो करती है वो। मेरी बेटी है, वो कहीं से थोड़ा बहुत कुछ उसका हो जाता है, कुछ कुछ करती रहती है, वो बोलती है कि डैडी रख लो ना इसको, दे देना कोई। तो ये होता है। तो कुछ लोग, वे भी तो मेरे घर के लोग ही हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जिनको उस कारण था, चूँकि मैं कमिश्नर था, मैं वही कह रही हूँ, तो उनके लिए मैं कमिश्नर अब नहीं हूँ। अब मेरा क्या, अब मैं थोड़ी कहीं फ़ोन करने जा रहा हूँ उनके लिए। तो मतलब के साथ ही सब खत्म हो गए, अब पता नहीं, टूट गए। अपने अपने सबके ज़िंदगी की अपनी अपनी एक आकांक्षाएं होती है, अच्छी अपनी सच्चाई होती है, अपने एक गोल सेटिंग होता है। उस गोल सेटिंग में मैं सहायक नहीं हो पा रहा हूँगा, तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ये तो सब सामान्य प्रक्रिया है। बट इतने सब नए रिश्ते बन गए आपके? हाँ, इतने सारे ये नए रिश्ते बन गए हैं, जी हाँ। एक रिश्ता आप लोगों से शुरू हो गया है, आप लोग से जुड़ रहे हैं, लगता ही नहीं लगता कि ये मेरा घर परिवार हो गया है, जनता के साथ जुड़ गए हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं गहराई से उनकी समस्याओं को समझ पाता हूँ। एक अंडा बेचने वालों को मैं समझ पाता हूँ कि क्या स्थिति इसकी हो रही है, कितना इसका हो रहा है। मैं ऑटो से चलता हूँ, जो टोटो जो होता है, जिसको यहाँ बिहार में बोलते हैं, मतलब ऑटो रिक्शा जो इससे चलता है, बैटरी से चलता है। मैं उनकी जब समस्याओं को समझता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है। तो मैं समझा देता हूँ गंगा घाट पे, देखो बेटा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है, कि ऑटो वाला 2 लाख का ऑटो लिया है, 6,000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहा है, अब वो सोच रहा है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ले। तो ये हमारे सामने में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, जो कंसेप्ट समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स का कंसेप्ट बड़ा मुश्किल होता है समझना। जब उनको समझान देते हैं गाँव की भाषा में, तो समझ में आ जाता है और वो उसको फिर लिख ले जाते हैं। तो ये मुझे एक अलग इंसाइट दे रहा है, ये भी तो एक बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी अच्छा बदलाव वही लोग ला पाते हैं जिनके आसपास के लोग उन्हें पागल कहते हैं। तो अच्छी बात है अगर लोग आपको पागल समझते हैं। आप इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी बदलने का एक जो काम कर रहे हैं, वाकई जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और आपका ये काम हमको दिल्ली से पटना खींच कर लाया। लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगी अरुण जी, बहुत सारे बच्चे गंगा घाट नहीं आ सकते, अरुण सर से पढ़ने नहीं आ सकते, लेकिन गरीब हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परिवारों के हालात ख़राब है। ऐसे हर बच्चे को आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारे बच्चे जो कि अपने गांव में या कहीं भी वो हैं और वो गंगा घाट नहीं आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने का टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अन्यथा मैं एक चीज़ तो ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां कि आपको 10,000 12,000 रुपया महीना खर्च होता है, तो यहाँ एक अच्छी जगह है जहाँ 5,000 6,000 में हमारे बच्चे रह रहे हैं बहुत आराम से। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम निकालने की दिशा में मैं वो हर कदम कोशिश करूँगा, अपनी हर जान लगा दूँगा कि आप एग्ज़ाम निकाल पाएँ और आपको कहीं कोई कमी ना हो। और हम और आप मिल के इस मुकाम को हासिल करेंगे तो भारत में एक नई शुरुआत हो जाएगी। और क्यों ना हम आज़ादी की नई लड़ाई लड़ें, इसमें आप हमारा साथ दें। क्या बात है। मैं उम्मीद करूंगी बहुत बच्चों तक आपका मैसेज पहुंचे। आखिर में अरुण जी, मैं वो एक सवाल शायद फिर से पूछना चाहूँगी। हर कोई, हम में से हर कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे एक वजह, एक डिज़ायर, अपना एक, जैसे आपने स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल किया था, अपना एक स्वार्थ होता है। अरुण कुमार का सबसे बड़ा स्वार्थ या सबसे बड़ा डिज़ायर, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है गंगा घाट पर बच्चों को फ्री में पढ़ाने के पीछे? क्योंकि मैं ये काम बहुत अच्छा से कर सकता हूँ, पहली बात तो ये है। और इस काम को करने का मेरा महारत हासिल है, चूँकि मैंने परीक्षा निकलवाया और आज फिर निकालते तो हर साल बहुत सारे लोग हैं, कोई पढ़ाता थोड़ी बच्चों को। और दूसरी बात ये है कि मैं इस चीज़ को भली भांति जान गया हूँ कि बिहार का भविष्य तभी है
जबकि एक गरीब बच्चे निकल के वहाँ पर खड़े होंगे जहाँ वो कस्बा या पब्लिक स्कूल के बच्चों के सामने चैलेंज करेंगे कि हम हैं और हम वैल्यू एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू सर्विस देना जानते हैं। उनको उनकी गरीबी हमेशा याद रहेगी और वो जब आके सिविल सर्विसेज में आएंगे तो ये माहौल बदलेगा। क्या बात, बहुत अच्छा लगा अरुण जी आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपके स्टूडेंट्स से बात करके। वाकई मतलब थोड़ा भावुक कर दिया आपने, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तोहफे हम आपके लिए दिल्ली से लेकर आए। थैंक यू। ये विजय अनिरुद्ध है और हमारे एक जो डेमोक्रेसी का प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, उसकी एक महान हस्ती है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो आपको टीवी पे देखा करते थे, आज सामने में हमारा सौभाग्य है। तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कितने लोग क्लियर कर लेंगे? बहुत सारे लोग मुझे ना यूट्यूब पर, जैसे हम लोग जितने भी यूपीएससी वालों के इंटरव्यू करते हैं, यहाँ के तो बहुत है। झारखंड से इंद्रजीत महाथा की स्टोरी आप लोगों को शायद पता होगी, हम लोगों ने कई एपिसोड्स किए हैं। तो हर एपिसोड के नीचे ना लोग लिखते हैं मैं भी आऊँगा किसी दिन आपके शो में, या आऊँगी, मेरी स्टोरी आप देखिएगा, एक दिन आप मेरा इंटरव्यू भी करेंगे। कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करेंगे? ग्रेट ग्रेट, ऑल माय बेस्ट विशेस। और सर के साथ पढ़ना कैसा लग रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो ताकत आप लोगों के पास है ना, वो यकीन मानिए आपकी उम्र के जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं ना, उनके पास कभी आ ही नहीं सकती।